सभी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रही हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से या जनरल साइंस में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से या आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कहिए, तो उस पर मैंने एक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, कोशिका। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप वीडियो बना के भेजिए, तो मैंने आज आपके लिए कोशिका नामक एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है, एक पार्ट बायोलॉजी में आता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका वेट क्या है, साइज़ क्या है, इसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं कि मसल्स का साइज़ क्या है, मसल्स का वेट क्या है, लंग्स का साइज़ क्या है, लंग्स का वेट क्या है, तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम्स, वो ऑर्गन्स काम क्या कर रहे हैं, वर्क कैसे करते हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, तो ये उसकी हो गई फिजियोलॉजी। इसी तरह बहुत सारे और भी, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब आप समझ गए। एनाटॉमी का मतलब जब हम किसी का वेट, साइज, शेप के बारे में जानकारी लेंगे, एनाटॉमी। फिजियोलॉजी का मतलब उसका काम क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, जिसका आपने वेट एंड साइज लिया, उसको कहेंगे फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, एक यूनिट है, रचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है ना, रचना और क्रिया, ये फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं इसको बॉडी का। ये जीवन की समस्त क्रियाओं को चलाने में सक्षम है। जीवन संबंधी जो भी क्रियाएं होती है उसको चलाने में की इसमें क्षमता होती है। तो सेल को सबसे पहले जो देखा था वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने सेल को देखा। अब ध्यान रखिएगा, सेल को जब उन्होंने देखा तो कॉर्क जैसी रचना थी, उसमें चैम्बर बने हुए थे, कमरे जैसी आकृति थी। उन्होंने इसका नाम सेल दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि कमरा है, इसको कमरा समझिए, क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि कमरे जैसी रचना थी और इसके अंदर लोग हैं। जैसे हमारा कमरा है और हम उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं परिवार में। इस कमरे के बाहर एक वाल है, एक दीवार है, हमारे कमरे के बाहर भी होती है, उसे हम सेल वाल कहते हैं। इस सेल वाल का जो काम होता है, हमें सुरक्षा देना होता है। हमारे कमरे की दीवार का काम क्या है, हमें सुरक्षा देना। वैसे इस सेल वाल का काम यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना है। ये सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और ये ध्यान रखिएगा, ये सेल वाल आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। ये क्लियर हो गया, सेलुलोज की बनी होगी और प्लांट सेल में पाई जाएगी। इसका दूसरा जो काम क्या है, इसका काम सेल वाल का कोशिका के जो भी कोमल अंग हैं, जितने भी कोशिका के अंदर स्मूथ ऑर्गन्स हैं, उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना, और बाहर और अंदर से जो भी यूजफुल, हार्मफुल मेटल आएंगे उस पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना। दूसरा, बाहर जो भी उत्तेजनाएं होगी सेल के बाहर, उस पर भी इसका नियंत्रण रहता है सेल वाल का। इसके अंदर, सेल वाल के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हम सेल पोर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेल पोर। इससे हानिकारक चीज़ें बाहर चली जाती है और हमारे लिए लाभदायक जो चीज़ें वो अंदर चली आती है। जैसे हमारे कमरे के बाहर क्या होती है, खिड़की होता है, दरवाजा होता है, रोशनदान होते हैं, उससे क्या है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर चली जाती है। वैसे ही ये सेल पोर काम करती है यहाँ पर, यानी कोशिका के जो अंदर लोग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, इनको क्या क्या चीज़ें इनके फायदे के लिए उसको अंदर भेजना और जो हानिकारक है इनको बाहर भेजना, ये काम है सेल पोर का। इसके बाद आप इसमें देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो कि इसके बीच ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन, ये आपका यानी हमारी बॉडी में पाई जाता है, एनिमल सेल में पाई जाता है, मैंने आपको बताया था सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है या ह्यूमन में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन का वही काम है जिस तरह मैंने आपको सेल वॉल का काम बताया था। तीसरा, इसमें आप एक रचना देख रहे होंगे इस तरह, ठीक है ना। तो सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के समस्त जो भाग होता है अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का ही दो पार्ट है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो पार्ट में होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस के बारे में जब आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस के अतिरिक्त ये जितना भी भाग है ये समस्त साइटोप्लाज्म का है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से इसमें अंदर है। न्यूक्लियस मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस साइटोप्लाज्म का सबसे पहले देखेंगे प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे साहब ने देखा था। इसमें 80% वाटर होता है। कितना परसेंट? 80%। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कितने परसेंट वाटर होता है। अब करेंगे बात हम साइटोप्लाज्म की। ये जेली के समान है, डायनेमिक स्टेज में है, इसकी रचना देखना मुश्किल है, इस पर इसका एग्जामिनेशन करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारी समस्त जीवन संबंधी क्रियाएं रुक जाएगी। क्योंकि जीवन संबंधी जितने भी मूलभूत क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, और आपका गति है, ये जितनी भी क्रियाएं, रिप्रोडक्शन है, ये सब इस साइटोप्लाज्म पर ही निर्भर करती है। जिस दिन ये साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा सेल में, उस दिन बॉडी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि समस्त जीवन संबंधी क्रियाएं रुक जाएगी, क्योंकि इसी के इन प्रेजेंस में वो हो रही है, मूलभूत क्रियाएं हो रही है। मैंने बोला था ये डायनेमिक स्टेज में होता है, जेली के समान में होता है। कभी कभी क्या होता है, जब कभी सेल वॉल ब्रेक हो गई, टूट गई, तो ये साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वाल्व है, बाहर निकल जाएगा तो एयर के कांटेक्ट में आने पे सूख जाएगा, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी ये करता है। ये था आपका साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये पार्ट आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया। ये रोड शेप रचनाएं हैं, गोल रचनाएं हैं। पहले इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, ब्लास्टोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले ऑल्टमैन ने 1890 में देखा था, और इसका जो नामकरण किया था कि ये किसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने बताया था कि बहुत सारे इसके नाम थे। सी वेंडा साहब ने किया था 1899 में, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है, ऊर्जा ग्रह कहते हैं इसको। अब पावर हाउस उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। इसमें क्या रहती है? एनर्जी स्टोर रहती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं वायुमंडल से, वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों के सबसे नीचे एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाती है। अब हमारे हार्ट से या बॉडी से, समझिए बॉडी से ब्लड आता है हार्ट में, और हार्ट से बॉडी के जो दो चैम्बर होते हैं, हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, या राइट ऑरिकल भी बोलिए, या राइट वेंट्रिकल होगा। उसको हम हार्ट में डिटेल समझाएंगे जब मेरा हार्ट पे टॉपिक आएगा। यानी आप सिंपल सा ये समझिए कि बॉडी से हमारा ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी लेके आई, और कहाँ आई? लंग्स में। लंग्स में उस ऑक्सीजन को ले जाएगी। अब उस ब्लड में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आती है, मेन हमने बेसिकली देखना है। उसमें आता है हीमोग्लोबिन, और भी चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन देखिए, बॉडी से आ रहा है अशुद्ध रक्त, और हीमोग्लोबिन चला गया कहाँ? लंग्स में। लंग्स में गया, और लंग्स में ये क्या बन गया? HbO2,
यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वहाँ से पल्मोनरी वेन इस ब्लड को वापस ले जाएगी, हार्ट में लाएगी, हार्ट से फिर बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन चला जाएगा, ये O2 सेल्स को दे देगा, तो ये फिर Hb बन जाएगा। फिर इसी तरह दोबारा जाएगा, फिर लाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको आप ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन हमारा बेसिकली मतलब ये था कि O2 उसने दे दिया किसको, सेल को। सेल को मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब वहाँ पर ये O2 एक साइकिल बनाती है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। जैसे सिट्रिक साइड भी क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी हम उसको बोलते हैं। क्रेब्स चक्र या सिट्रिक साइकिल वो चलाती है वहाँ पर। अब आप सिंपली समझेंगे कि O2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली गई, तो यानी ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में आई तो हमारा ग्लूकोज का जो हमारा फॉर्म था जब डाइजेशन होने के बाद हमारे अंदर सेल के अंदर जो ग्लूकोज बना, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बना, ब्लड से गया हमारी बॉडी में। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जो हीमोग्लोबिन लेके आया था किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये CO2 और H2 में टूट जाएगा और ग्लूकोज के अणु बन जाएंगे, ये 38 अणु। और ATP के रूप में उन ग्लूकोज के अणु में ऊर्जा संचित रहेगी, ऊर्जा इकट्ठी रहेगी। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी ATP के रूप में ऊर्जा संचित हो गई। O2 आई थी हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, फिर ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास 38 ATP अणु ग्लूकोज के बने। इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यही इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर एक आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इस तरह की, ये वाली रचना, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार है और इस क्रिस्टा में ऑक्सीसोम रहते हैं और ये ऑक्सीसोम काम करते हैं ऑक्सीडेशन का और सिंथेसिस का, ATP सिंथेसिस का, ATP संश्लेषण का। इस क्रिस्टा का ये काम है। ये आंतरिक दीवार है, ऑक्सीडेशन करेगा और ATP का सिंथेसिस करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी। ये आपकी गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन की तरह, ये नलियों की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी इसको सबसे पहले देखा था कैमिलो गोल्जी ने। इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। 1897 में कैमिलो गोल्जी ने मेम्ब्रेन जैसी रचना देखी, उनका एक समूह देखा, एक ग्रुप देखा, एक नलियों का एक ग्रुप, और उसको इन्होंने कहा गोल्जी बॉडी। गोल्जी एपरेटस भी इसको बोलते हैं। ये नलियों की जैसे आप रचना देख रहे हैं, इसका मेन काम जो होता है सीक्रेशन का होता है। जितने भी हानिकारक चीज़ें आती है जिसको लाइसोसोम नहीं पचा पा, या जिसको लाइसोसोम को मारने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मली छोटे मोटे होते हैं, उसको ये पकड़ के अपनी नली में फंसा देता है और इसको सेल वॉल के बाहर भेज देता है, सेल वॉल से बाहर कर देता है। यानी इसका काम सीक्रेशन का है। दूसरा इसका काम परिवहन का है, यानी शरीर के अंदर और भी जगह जहाँ एनर्जी और जहाँ एनर्जी चाहिए, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे पैरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वैसे पूरे शरीर को चाहिए, या सिंपल सा मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मुंह को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये परिवहन का काम करेगा, एनर्जी मुंह तक भी सप्लाई करता है। ये कौन सा, गोल्जी बॉडी, ये परिवहन का भी काम है इसका। और ये सीक्रेशन का भी काम, यानी हानिकारक तत्वों को भी पकड़ करके नली में फंसा करके बाहर भेज देता है। जो इससे नहीं फंस पाता है, जो इसकी पकड़ में नहीं आता, तो फिर लाइसोसोम बैठा है ही, तो ये इसको बाहर भेज देता है। इसको
इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। यानी ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास जो रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है या जो इस तरह की दिक्कतें पैदा कर रहा है जो पब्लिक के लिए हानिकारक है, वैसे ये काम करता है। जो दिक्कत पैदा करेगा उसको फंसा के बाहर कर देगा, इसलिए इसका नाम ध्यान रखना, ट्रैफिक पुलिस। ये जो गोल्जी बॉडी है, ये भौतिक और क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ा रहता है। अब इसका काम क्या और क्या है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसका अवशोषण करना, संग्रह करना, सांद्रण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, लाइसोसोम के का भी निर्माण करना, ये उसका काम भी करता है, क्योंकि लाइसोसोम सुसाइडल बैग मर जाएगा तो फिर भी तो बनेगा। दूसरा, इसका एटीपी निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करना, सक्रिय करना, ये सारे इसके काम है। सिक्रेशन का काम तो है ही, ठीक है ना। बाकी और काम इसके हैं, जैसे तांबा, लोहा का अवशोषण, संग्रहण हो गया, सांद्रण हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो गया, आपका लाइसोसोम का निर्माण हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करना एटीपी निर्माण के लिए, ये सब काम हमारा कौन करता है, इसलिए ये गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ये सबसे पहले प्रोफेसर के.आर. पोर्टर ने इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का एक नेटवर्क देखा था और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। ये मैंने दो बना रखे हैं अलग अलग, एक वाला ये और एक वाला नीचे वाला, दो बना रखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या काम है, मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर के.आर. पोर्टर ने इसे नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के, एक आपका दोनों में निकले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें डॉटेड है, ऐसे इस तरह गोल गोल रचनाएं दिख रही है, ये राइबोसोम है, यानी राइबोसोम आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि वसा का निर्माण करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाता है तथा लिपिड तथा स्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं, लिपिड और स्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं उनका संश्लेषण करना भी होता है। लिपिड को नेचुरल फैट भी बोलते हैं, वैक्स भी बोलते हैं। तो लिपिड और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करना तथा कुछ जो ऑक्सीजन होते हैं, कुछ जो मेडिसिन होती है उनका डीऑक्सीफिकेशन करना भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ये क्या करता है, यकृतीय कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। इसके बाद करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने आपको बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या होगा, राइबोसोम, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक। इसका काम तो सिंपली क्या, वसा को लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करना, यकृतीय कोशिकाओं में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। इसका काम क्या है रफ का, इसमें राइबोसोम पे कण लगे रहते हैं। ये राइबोसोम को ढूंढा था पैलेट साहब ने, पैलेट ने इसकी खोज की थी। इसमें बॉडी का 60% प्रोटीन होता है। जब भी हमें कभी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तो हम राइबोसोम से हमें प्रोटीन मिल जाती है। 60% प्रोटीन होने के कारण ही इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। 60% प्रोटीन के कारण ही प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, पॉइंट जो आएगा हमारा लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, ये थैली की जैसी रचना है ये, ठीक है ना। ये लाइसोसोम क्या करता है कि जो ये नहीं पकड़ पाता है ट्रैफिक पुलिस, उसको ये पकड़ लेता है, पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है और खुद भी मर जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। इसको डाइजेस्टिव एपरेटस भी बोलते हैं क्योंकि वो पचाने का काम कर रहा है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जल अपघटक एंजाइम,
क्या होता है इसके अंदर, जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये मैंने बताया कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनके बड़े अणुओं को तोड़ देता है, छोटे अणु में तोड़ देता है, और बाद में वो अणु माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एनर्जी के लिए। तो ये लाइसोसोम का काम क्या है, उनको तोड़ना। कभी कभी ये क्या करता है कि कभी कभी ये लोग जो और हैं, इन्होंने अपना काम बंद कर दिया, मना कर दिया, इसने कहा कि मैं नहीं पकड़ूंगा, इसने कहा कि मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा, या कुछ भी ऐसी कंडीशन कभी कभी आती है, कोशिका के जो अंदर अंग हैं वो काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो ये क्या करता है, उनको ही खा लेता है, उनको पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, मार देता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव एपरेटस भी कहते हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता है फैगोसाइटोसिस, इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। लाइसोसोम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसका काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन से है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसलिए इसको डाइजेस्टिव एपरेटस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में ऐसे एंजाइम्स को उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म जीवों को भी पचा लेता है। डब्ल्यूबीसी को हम एंटीबॉडी बोलते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है डब्ल्यूबीसी में। तो ऐसे एंजाइम्स उसमें उत्पन्न करेगा आपका लाइसोसोम, ताकि वो छोटे जीवों को पचा ले। ये क्लियर समझ में आ गया। इसका नाम क्या बोलेंगे हम, एग्जाम में आता है, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिली, सेंट्रोसोम के बारे में हम जानकारी समझते हैं कि सेंट्रोसोम है क्या चीज़। इसको सबसे पहले देखा था वॉब्रेनी, वॉब्रे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सेंट्रोसोम को देखा था। ठीक है ना। मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बेसिकली लिख रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी काम आ जाए। कभी कभी वर्ड इतने वैसे टफ है नहीं, इजी हैं, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद भी हो जाएगा। वॉब्रे ने इसको देखा था सेंट्रोसोम को। इस सेंट्रोसोम का काम क्या है, केवल कोशिका विभाजन में भाग लेना। एक न्यूक्लियस लेता है मेनली, और एक सेंट्रोसोम लेता है। ये सेंट्रोसोम जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तब ये सेंट्रोसोम अपने सेंट्रियोल की सहायता से सेल डिवीजन में, ये सेंट्रियोल हैं दो, इन दो सेंट्रियोल की सहायता से सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। यानी इसका काम क्या है, मेनली कोशिका विभाजन में। अब आपने देखा होगा सेंट्रोसोम, जब कोशिका का विभाजन होता है, सेंट्रोसोम किस में नहीं पाया जाता है और किस में पाया जाता है। जैसे सेंट्रोसोम का मैंने काम बताया था कि कोशिका विभाजन का है, तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जबकि लीवर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होता है। यानी ब्रेन में सेल का डिवीजन नहीं होगा, ब्रेन में एक बार चोट लग गई तो सेल का डिवीजन नहीं, ब्रेन आसानी से ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन है। पर आपने देखोगे कि ब्रेन में गिलियल सेल होती है, कितने 90% होता है न्यूरॉन और 10% गिलियल सेल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर अनकंट्रोलेबल यानी अनियंत्रित कोशिका का विभाजन हुआ तो वह कैंसर हो जाएगा, उस कैंसर कहलाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि न्यूरॉन्स में सेल नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो कैंसर होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ब्रेन में फिर भी होता है, क्योंकि 90% न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होगा, तो वहाँ पर कैंसर नहीं होगा। लेकिन 10% जो पार्ट गिलियल का होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है और वहाँ पर कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैंने आपको ये दो चीज़ बतानी जरूरी समझी। लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, क्वेश्चन भी आता है कहाँ पर होता है, किस में ज़्यादा होता है। तो लीवर में भी अधिक सेंट्रोसोम होने के कारण ही ज़्यादातर कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट आएंगे, ये आपको सेंट्रोसोम के बारे में समझ में आ गया, इसका काम कोशिका विभाजन का। अब हमारा एक पार्ट बच गया, इससे पहले हम पढ़ेंगे वैक्यूल को। ये रहा वैक्यूल, इसको हम रसधानी बोलते हैं। इस वैक्यूल में इस वैक्यूल के अंदर 70% बॉडी का 70% वाटर होता है हमारा, तो ये इसमें ही रहता है वैक्यूल में। कुछ भोजन और सेल सेप इसमें भरा रहता है, भोजन का अवशोषण वगैरह भी
वैक्यूल में ही होता है, वैक्यूल का ज़्यादा काम नहीं है। दूसरा, वैक्यूल सेल की शेप्स और साइज का भी निर्धारण करता है। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक आएगा। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस पे। आप न्यूक्लियस देखें, केंद्रक, इसे हम केंद्रक बोलते हैं। इस न्यूक्लियस का सबसे पहले इसको किसने देखा था न्यूक्लियस को? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ये कोशिका का ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी हम इसको कोशिका बोलते हैं। कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, कोशिका के में जितने भी एक्टिविटी हो रही है, ये लोग जो भी करें उस पर कंट्रोल करना किसका काम है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इन पर नज़र बनाए रखता है। इसके अंदर डीएनए होता है और ये कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है। न्यूक्लियस इस सेल का मेन पार्ट है और प्रमुख पार्ट है। संपूर्ण कोशिका की जो रचना होता है, संगठन होता है और अन्य जो भी चीज़ें कोशिका के अंदर हो उसके लिए उत्तरदायी होगा और मातृ कोशिका से ये डॉटर कोशिका बनाने का काम करेगा। इसमें मैंने बताया था कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये सब आपको न्यूक्लियस इसी के अंदर होता है। तो मेनली सेल डिवीजन में क्या होता है? यही जाएगा और ये सेंट्रोसोम, दो चीज जाएंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और ये न्यूक्लियोप्लाज्म वही काम करेगा न्यूक्लियस के लिए जो मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था। साइटोप्लाज्म के बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं दोहरी परत है, इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, और ये हो गया हमारी न्यूक्लियर वॉल। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही इस न्यूक्लियस को इस सेल से अलग कर रही है, इस साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है। इसलिए मैंने ये बताया था कि ये साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अतिरिक्त इसमें क्या है, ये चीज़ें इस मेम्ब्रेन के कारण है। ठीक, अब इसमें बात आती है कि जो न्यूक्लियस इसकी मदद करता है, इसको उपकेंद्रक हम बोलते हैं। अब सबसे इसका मेन जो पार्ट है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने कुंडलित रूप है। इनकी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की कुंडली बनती है, जैसा आपने डीएनए में देखोगा कुंडलियां बनती हुई, वैसे ही बनता है क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, तो क्रोमोसोम कहलाता है। इस क्रोमोसोम का काम क्या है? इस क्रोमोसोम में जीन की लड़ियां लगी रहती है और जीन का काम क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे आनुवंशिक लक्षणों को ले जाना, हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करना फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। आपने देखा होगा मेल में हमें क्रोमोसोम हमारे शरीर में कितने होते हैं? हमारे शरीर में क्रोमोसोम 23 जोड़े या 46। ठीक है ना। मेल में क्रोमोसोम में क्वेश्चन आता है, मेल में कितना होगा? 44 + 2 लिखा मैंने, एक्स और वाई। 44 ऑटोसोम और 2 लिंगी या सेक्स हार्मोन से हम इसको बोलते हैं, या इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, या इसको ओलोसोम बोलते हैं, 2 जोड़ी को। ठीक ना, सेक्स क्रोमोसोम या ओलोसोम और 44 ऑटोसोम। फीमेल में हमारा ऐसे होता है 44 + 2 XX, 44 ऑटोसोम और 2 ओलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम X और X, ये जनरली आता है। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में समझ। इसमें डीएनए आरएनए होते हैं किसमें? इसमें न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम वगैरह पाया जाता है। तो ये तो आपका डिटेल था इसका पार्ट, किसका? सेल का। तो सेल में मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि पावर हाउस क्या है, सुसाइडल बैग क्या है और क्रिस्टा क्या है, इसकी खोज किसने की, कब की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब किसने की, और इस तरह न्यूक्लियस, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। क्वेश्चन सीरीज़ मेरी आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, या मैं नेक्स्ट जो पीडीएफ भेजूँगा। इसी तरह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं सेल पे,
अभी आपको डिटेल अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ में आपको 100 क्वेश्चन सेल के मिल जाएंगे, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेल के अंदर जब मैंने आपको समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, नाम किसने दिया, केंद्रक क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कुछ सेल के अंदर बता दिया, कुछ वहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। लेकिन इन सब का टोटली क्वेश्चन जो 100 होंगे वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कंपटीशन में, कि सेल का बायोलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सेल का बायोलॉजिकल नेम होगा साइटो। ठीक है ना। दूसरा, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटो वैज्ञानिक नाम है तो अध्ययन इसका साइटोलॉजी कहलाएगा। दूसरा, मृत कोशिका, देखो क्वेश्चन समझिए, मृत कोशिका या कोशिका की खोज, अगर क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की तो आप लिख लेंगे रॉबर्ट हुक, 1665। ये क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की, लेकिन वो डेड थी, मृत थी, जिसमें कॉर्क जैसी रचना देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, मतलब कोशिकाओं से शरीर बना होता है, ये किसने बताया, तो वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। और स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग का ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपका क्लियर हो गया। सबसे बड़ी कोशिका, ये भी पूछा जाता है। सबसे छोटी कोशिका, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी आपकी, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म कोशिका सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। देखो, एक तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करी शुतुरमुर्ग अंडा, एक मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, होगा ओवम, जो फीमेल में होता है। एक आता है क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। एक है मानव सबसे छोटी कोशिका, एक है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो ये हो जाएगी आपकी स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, न्यूरॉन हो जाएगी। विभाजन रहित कोशिका, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये भी आपकी न्यूरॉन। क्योंकि जब मैंने आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि विभाजन नहीं होता है, क्योंकि 90% न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में और 10% पाई जाती है गिलियल सेल। तो गिलियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन होता है। न्यूरॉन सेल में गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, इसलिए सेल डिवीजन होता है, और न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो सेल डिवीजन नहीं होता है। अनियंत्रित अगर सेल डिवीजन हो गया, अनकंट्रोलेबल, तो कैंसर कहलाएगा। तो मैंने बताया था कि ब्रेन में भी कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर बोलिए आप। तो इस 90% वाले भाग में अगर चोट लग गई, इसमें नहीं होगा। इसमें अगर चोट लग गई तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सबसे तेज विभाजन। तो सबसे तेज विभाजन क्या बोलता है, लीवर में होता है। इसमें पुनर्निर्माण की क्रिया होती है, लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम होता है, कोशिका का विभाजन होता है, और पुनर्निर्माण की अंग दोबारा बन जाते हैं। उसके अंदर जो सेल्स होंगे फिर बन जाएंगे। ब्रेन में नहीं चोट लगी तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि उसमें
90% न्यूरॉन्स होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये तो हमारे कुछ जनरल क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पीडीएफ में। तो ये पहला टॉपिक था सेल। इसके बाद हमारा और टॉपिक भी आएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। तो पीजीटी और टीजीटी वाले जो फिजिकल एजुकेशन के छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को तैयारी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में आता है उसमें कुछ मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।